हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम 3 मार्कर की आज हमारी अगली क्लास पढ़ेंगे। आज हमारी ये 3rd क्लास है। इसके पहले मैंने बताया था आपको, हम हर संडे को 3 मार्कर प्रश्नों को करेंगे, जिससे हमारे पास 3 मार्कर का जो प्रश्न है हर सब्जेक्ट का बहुत सारा कलेक्शन हो जाए। स्पेशली वो लोग जो लोग मेरे नोट्स नहीं ले सकते हैं, और तो उनके लिए ये श्रृंखला लाई गई है, क्योंकि जिन्होंने मेरे नोट्स लिए हैं उनको ये जो 3 मार्कर, 6 मार्कर, 15 मार्कर ये मिल चुके हैं, और उनको और भी मिलता रहता है। लेकिन जो लोग नोट्स नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए ये यूट्यूब पे मैंने ये श्रृंखला स्टार्ट की है। बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग इसको देखिएगा और अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कीजिएगा। जो हमारी अगली क्लास रहेगी 3 मार्कर का, जो हमारा नेक्स्ट संडे रहेगा, उसमें हम करंट के 3 मार्कर पूरे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। और साथ ही फ्रेंड्स, मेरे प्रीलिम्स के नोट्स जो है उनकी बुकिंग स्टार्ट हो गई है। बुकिंग जो है 3500 रुपये है, 500 रुपये कुरियर चार्ज है। 1 सितंबर से इसका जो चार्ज है वो 5000 रुपये हो जाएगा। इसमें 16 फाइलें रहेंगी। 16 फाइलों में आपका पूरा मध्य प्रदेश इतिहास, भारत का इतिहास, मध्य प्रदेश राजनीति, भारत राजनीति, जितना भी ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है वो पूरे। इसके अलावा करंट, आयोग, योजनाएं, मैप, और जितना भी टॉपिक ऐसा है जो आपको कहीं नहीं मिलता वो मेरे नोट्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आज का संविधान का समीक्षा आयोग। संविधान का समीक्षा आयोग, तो इसका सबसे पहले गठन कब हुआ था? तो हमको देखो कोशिश ये करना है हम 3 पॉइंट में लिखें, अगर लिखा पा रहा है तो। और अगर 2021 के पैटर्न के अनुसार देखें तो कोशिश कीजिए कि ऐसे 2 पॉइंट छांट कर लिख दीजिए जो उस जो क्वेश्चन है उसको पूरी तरह से उसको समझा रहे हो। तो संविधान का जो समीक्षा आयोग था वो उसका गठन मार्च 2000 में हुआ। इसके अध्यक्ष थे पूर्व मुख्य न्यायाधीश वेंकट चलैया। इसका कार्य था संविधान की कार्य प्रणाली की समीक्षा करना, कि संविधान कैसा काम कर रहा है। ये समीक्षा आयोग का, समीक्षा से समझ ही आ रहा होगा कि समीक्षा करने के लिए ये बनाया गया था। नेक्स्ट है दूसरा प्रारूप समिति। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित हुआ था। इसके अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे, और इसके BR राव ने, ये भीमराव अंबेडकर नहीं थे, सॉरी, BR राव थे, कर लीजिएगा। इसके प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे BR राव। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद पर टिप्पणी। संविधान सभा के ये स्थायी अध्यक्ष थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। संविधान निर्माण में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। संविधान निर्माण में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। और भी हम लिख सकते हैं, जो भी अगर हम चाहें कुछ और भी राजेंद्र प्रसाद के बारे में हमको पता हो तो कोई भी 3 पॉइंट आप मेन लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 1813 का अधिनियम। अधिनियम के बारे में 3 नंबर और 6 नंबर में सभी कर लीजिएगा। 1813 का अधिनियम, इसमें क्या था? मेन बात है, इसमें कंपनी के अधिकार पत्रों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया था। चाय तथा चीन के व्यापार को छोड़कर कंपनी का व्यापार अधिकार समाप्त कर दिया था। शिक्षा पर 1 लाख खर्च का प्रावधान किया गया था। तो कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर कंपनी का व्यापार अधिकार समाप्त कर दिया। शिक्षा पर 1 लाख खर्च का प्रावधान किया। नेक्स्ट है आपका 1909 का अधिनियम पर टिप्पणी लिखो। 1909 के अधिनियम पर टिप्पणी लिखो। तो पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। पहली बार मुस्लिम समुदाय 1909 के जो अधिनियम है उसमें ही मुस्लिम लोगों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। पहली बार वाद विवाद करने, पूरक प्रश्न पूछने आदि का अधिकार भी दिया गया। इसी अधिनियम के तहत भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति प्रदान की गई। क्या किया गया? भारतीयों को भारत सचिव और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति प्रदान की गई। नेक्स्ट है 1919 का अधिनियम। तो प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था हुई। लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका बनी। 1919 के अधिनियम में क्या हुआ? प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था हुई, लोक सेवा का गठन का प्रावधान किया गया, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका बनी। नेक्स्ट है 1935 का अधिनियम। तो प्रांतों में द्वैत शासन का अंत हो गया 1935 के अधिनियम में। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना हो गई।
भारत परिषद का अंत हो गया और संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। ये 1935 के अधिनियम की बातें हैं। नेक्स्ट है हमारा जिला और सत्र न्यायाधीश पर टिप्पणी लिखो। क्या होता है जिला न्यायाधीश? या ये स्थानीय स्तर पर त्वरित कार्य करने के लिए ये बना दिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्थानीय स्तर पर अदालतों के बारे में बताइए, है ना, क्षेत्रीय स्तर पर। तो ये क्वेश्चन 3 नंबर में 6 नंबर में आ सकता है। तो जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी जिला न्यायाधीश होता है। सिविल व आपराधिक मामलों में मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार इनको प्राप्त होते हैं। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? इनकी जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श पर होती है। योग्यता किसी सरकारी सेवा में कार्यरत हो, 7 वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव हो और या उच्च न्यायालय ने इनकी सिफारिश की हो। तो इस प्रकार से हम जिला और सत्र न्यायाधीश पर टिप्पणी लिख सकते हैं कि क्या होते हैं ये, क्या होते हैं, किस प्रकार के इनको अधिकार प्राप्त होते हैं, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श पर, और योग्यता क्या हो गई है वो हम लिखेंगे। अब हम लिखते हैं नेक्स्ट लोक अदालत के लाभ। लोक अदालत के लाभ क्या हैं? तो वकील पर ज़्यादा लोक अदालत जो होती है वो क्षेत्रीय स्तर पर होती हैं। तो बड़े बड़े जो, अगर हमें न्यायालय में कोई अपील करते हैं तो हमें वकीलों को बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। लोक अदालत में क्या होता है? वकीलों पे कोई खर्च नहीं करना पड़ता, कोर्ट की फीस नहीं लगती है, सभी की न्याय तक आसान पहुँच हो जाती है, किसी पक्ष को सज़ा नहीं होती है, फैसला अंतिम होता है और मुआवजा तुरंत मिल जाता है। तो ये सभी क्या है? लोक अदालत के लाभ है। ये मैंने आपको 5 लाभ बता दिए, आप कोई भी 3 लाभ लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका क्षेत्रीय परिषद पर टिप्पणी लिखो। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा ये गठित हुआ था। फ्रेंड्स, ये मेरे पॉलिटी के नोट्स हैं जिनसे आप पढ़ रहे हैं। इनकी सॉफ्ट कॉपी की प्राइस जो है वो 490 रुपये है और हार्ड कॉपी की प्राइस 700 रुपीज़ है। आप दोनों में से कोई भी मंगा सकते हैं, और अगर आप इसको पैकेज में लेते हैं तो पैकेज में आपको ये एवरेज निकलता है और पैकेज में आपको ये कम में मिल जाएगा। तो क्षेत्रीय परिषद में हमने क्या लिखा? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा ये गठित हुआ। एक वैधानिक निकाय है, इसका अध्यक्ष जो है गृह मंत्री होता है। ये प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन है आपका कि क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष गृह मंत्री होता है। उद्देश्य क्या होता है? एक क्षेत्र के विभिन्न राज्यों के मध्य संवाद स्थापित करना। तो इस प्रकार से क्षेत्रीय परिषद गठित होता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परिषद पर क्या कार्य है? तो अंतर्राज्यीय परिषद, देखो आपस में ही समझ में आ रहा है, अंतर्राज्यीय मतलब राज्यों के अंदर। तो राज्यों के बीच जो विवाद हो जाते हैं एक राज्य से, जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश है, उसको उत्तर प्रदेश से किसी चीज़ को लेके या कोई परियोजना को लेके कोई विवाद हो गया है, तो ये अंतर्राज्यीय परिषद उसको सुलझाती है, उनकी जांच करती है। राज्यों के बीच विवाद हुए उनकी जांच करना, राज्य और संघ के विवादों पर विचार विमर्श करना, राज्यों और संघ से संबंधित विषयों की जांच करना जो उनके हितों से संबंधित हो। ऐसे विषयों की जांच करना राज्य और संघ के जो उनके हित बताते हों। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय परिषद। ये हमने लिखे अंतर्राज्यीय परिषद के कार्य। अब हम लिखते हैं अंतर्राज्यीय परिषद पर टिप्पणी। अगर टिप्पणी लिखना आ गया तो आप अंतर्राज्यीय परिषद पर टिप्पणी कैसे लिखेंगे? तो संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत ये गठित होता है। इसमें सदस्य कौन कौन होते हैं? राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं और राज्य का राज्यपाल होता है। जहाँ पे राष्ट्रपति शासन होता है, मतलब जहाँ पे जो है मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, वहाँ राज्य का राज्यपाल जो है इसका सदस्य होता है। तो इस प्रकार से हमने अंतर्राज्यीय परिषद पर टिप्पणी लिखी। ये फ्रेंड्स हमारे 3 नंबर के पूरे क्वेश्चन और भी हैं। नेक्स्ट है आपराधिक और फौजदारी कानून क्या होते हैं? यह ऐसी क्रियाओं से संबंधित होते हैं जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फौजदारी क्या हो? अगर आपको आपराधिक फौजदारी अकेला आ गया तो फौजदारी क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा अपराध तेज होते हैं, वो अपराध जो माने जाते हैं और जिन्हें कानून में अपराध माना गया है वो फौजदारी होते हैं। जैसे कि चोरी है, हत्या है, दहेज लेना है। अपराधी दोषी पाए जाने पर सजा और जुर्माना लगता है।
इसमें हमने 3 पॉइंट लिख दिए। अब हम दीवानी मामले देखते हैं। दीवानी मामलों को सिविल कानून भी बोला जाता है। व्यक्ति विशेष अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो वो सिविल कानून में के अंतर्गत आता है। जमीन विवाद, वस्तुओं की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से ये संबंधित होते हैं। अदालत द्वारा उचित अपराध की व्यवस्था की जाती है। अदालत द्वारा इसके लिए उचित अपराध की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट है समनीय अपराध। इसमें दोनों पक्षों में आपसी समझौता हो सकता है। असमनीय अपराध में क्या होता है कि बिल्कुल असमनीय होते हैं, कोई इनमें समझौता वाली कोई बात ही नहीं रह जाती और ना ही किसी को शिकायत लेने का, वापस लेने का अधिकार होता है। तो फ्रेंड, ये थे हमारे आज के 3 नंबर प्रश्न। ऐसे ही और प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। संडे में हमारा 3 मार्कर रहता है, बाकी जो दिन रहते हैं उसमें मैं 6 नंबर 15 नंबर आपको क्वेश्चन कराती हूँ। हर सब्जेक्ट का एक बहुत अच्छा प्रश्न बैंक आपके पास बन जाएगा। ये फ्रेंड्स मेरा पैकेज है 8500 रुपये का। ये सभी फाइलें 25 फाइलें आपको मिलेंगी। पैकेज के साथ आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। ये हार्ड कॉपी का पूरा पैकेज है 8500, 500 रुपये कुरियर चार्ज और 1100 रुपये इसमें सॉल्ट पेपर इंक्लूड है। अलग से सॉल्ट पेपर लेते हैं तो 2000 रुपये है। ये सॉफ्ट कॉपी का चार्ज है। सॉफ्ट कॉपी 5200 रुपये का है और 1000 इसमें सॉल्ट पेपर का चार्ज है। तो इस प्रकार से बात, अगर आपके घर प्रिंटर है तो आप निकाल सकते हैं। ये MPPSC प्रीलिम्स के मेरे नोट्स हैं। ये 16 फाइलें आपको मिलेंगी। अभी 3500 रुपये इसका चार्ज है। कल से इसका चार्ज जो बढ़ जाएगा। अगर आप चाहते हैं लेना तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।